नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जो है हम अध्ययन कर रहे हैं हृदय चक्र का। इसके पहले वीडियो में अपन ने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा, उसकी संरचना देखी, ब्लड के बारे में पढ़ा, हृदय के सामान्य संरचना और कार्यों के बारे में अपन ने देखा। आज जो है हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं हृदय चक्र का। तो देखिए, हृदय चक्र का मतलब क्या हुआ। हृदय चक्र का अर्थ हुआ कि एक हृदय स्पंदन से लगा के दूसरे जो स्पंदन जो होता है उसके बीच के अंदर जो हृदय के अंदर जो घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं को हम एक हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मानव का हृदय है, ये जैसे मान लेते हैं कि ये मानव का हृदय है और इसमें ऊपर वाले जो चेंबर हैं वो आलिंद हैं और नीचे वाले जो चेंबर हैं वो निलय हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये भाग दायां है, तो यहां सबसे पहले अपन लिख देते हैं दायां और ये भाग लिख देते हैं अपन बायां। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि हृदय चक्र के अंदर जो है वो दो इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है वो सम्मिलित होती हैं। पहली जिसे अपन कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का अर्थ होता है सिस्टोल का अर्थ होता है सिकुड़ना, यानी कि सिकुड़ना। जब हृदय जो है हमारा संकुचित होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है सिस्टोल। तो ये बात भी आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिए कि हृदय का जो संकुचित होना, सिकुड़ना जो है वो क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। और जब हृदय वापस अपनी स्थिति में आता है, जैसे पहली स्थिति में था, तो उसे अपन कहते हैं डायस्टोल। तो ये भाग जो है डायस्टोल कहलाता है। तो जिसे अपन कहते हैं अनुशीथिलन। अनुशीथिलन का मतलब हो गया कि हृदय जैसा पहले था वैसे वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायस्टोल। तो हृदय चक्र के अंदर जो है दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, एक तो होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल, यानी कि हृदय का सिकुड़ना और उसका वापस अपनी सामान्य स्थिति में आना। तो यहां देखिए कि अपने पास आलिंद है और निलय है। तो पहले जो है ये जो प्रक्रिया जो है वो क्रमबद्ध तरीके से चलती है। तो यहाँ एक हृदय चक्र में कुल मिला के 4 घटनाएं होती है। देखिए कैसे, जैसे अपन इसको यूं ले लेते हैं कि पहले हम ले लेते हैं जैसे निलय का सिकुड़ना या संकुचन। तो इसी प्रकार से ये हो गया आलिंद का संकुचन। फिर हो गया हमारे पास निलय का अनुशीथिलन और फिर हो गया हमारे पास निलय का आलिंद का अनुशीथिलन। आलिंद का अनुशीथिलन। तो इन चारों घटनाओं को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक हृदय चक्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन चारों घटनाओं को होने में आखिरकार समय कितना लगता है। तो याद रखिए कि इन चारों घटनाओं को होने में जो समय लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड का। केवल 0.8 सेकेंड में ये घटनाएं संपन्न होती है। आखिरकार ये जो है वो 0.8 सेकेंड आया कैसे, तो वो समझिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य अवस्था में हमारा हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो यानी कि यहां पर अगर अपन भाग दे देते हैं 60/72 का, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो समय आता है वो निकल कर आता है 0.8 सेकेंड। तो इस प्रकार से एक हृदय, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हृदय चक्र को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो ये लगेगा 0.8 सेकंड का समय इसमें लगता है। इसके बाद देखिए कि
जो हमारा हृदय है वो एक पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है। तो हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि निलय के द्वारा जो है, एक बार जब निलय संकुचित होते हैं तो संकुचन के दौरान निलय के द्वारा कितनी मात्रा में रक्त को पंप किया जाता है। तो याद रखिए कि जब निलय संकुचित होते हैं तो इन निलय के द्वारा एक बार में लगभग 70 ml रक्त को पंप कर दिया जाता है। 70 ml जो रक्त होता है इसको पंप कर दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम मानव के अंदर रक्त की मात्रा को निकाले तो इसी जो है मात्रा के द्वारा मानव में रक्त का पता लगाया जाता है। तो देखिए कैसे कि निलय के द्वारा जो है वो एक बार में 70 ml रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो और हम जानते हैं कि इसे हम कह सकते हैं हृदय निकास दर। तो देखिए 70 ml को अगर हम गुणा कर दें, चूंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है 72 से, तो ये हमारे पास लगभग इसका मान आ जाएगा 5.4 लीटर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव के अंदर जो रक्त की मात्रा वो यहां से निकल कर आती है कि मानव के अंदर 5.4 लीटर रक्त पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि निलय के द्वारा जो है कितनी मात्रा में रक्त को पंप किया जाता है, तो वो है 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जब हमारा हृदय जो है संकुचित होता है और वापस अनुशीतलित होता है, तो इस दौरान मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है द्विवल्नी कपाट पाए जाते हैं और यहाँ पर त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। तो जब हृदय के अंदर जब संकुचन की क्रिया होती है और अनुशीतलन की जब क्रिया होती है, तो जब केवल कपाट बंद होते हैं तो उसी दौरान जो है साउंड निकाला जाता है, एक ध्वनि सुनाई देती है। और यही ध्वनि जो है हम एक उपकरण के द्वारा सुन पाते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो है इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसको वो कानों में लगाता है और यहाँ पर जो है एक प्रकार की नली होती है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक ये उपकरण होता है जिसको आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर जो है अपने कानों में लगा के सुनते हैं। इसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। तो इस यंत्र के द्वारा हृदय ध्वनियों को सुना जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब सिस्टोल होता है, यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को अपन कहते हैं लब की ध्वनि। लब की ध्वनि। और जो दूसरी ध्वनि है जो डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल के दौरान जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं डब की ध्वनि। डब की ध्वनि। तो ये दो ध्वनि जो है आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो लब और एक डब, यानी कि जब हृदय जो धड़कता है, इसको अपन हृदय की धड़कन कहते हैं, उसके अंदर जो है अगर अपन ध्वनि की जो है ध्वनि को देखें तो वो दो तरह की ध्वनि है, एक लब की ध्वनि और एक डब की ध्वनि। ये दो ध्वनियां जो हैं वो हृदय के कपाट बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि कई बार जो हृदय रोगी होते हैं, विशेष रूप से उनके हृदय में एक और ध्वनि आती है जिसे अपन मर मर की ध्वनि कहते हैं। तो ये एबनॉर्मल साउंड है जिसको स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है डॉक्टर के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है और हृदय रोग की जांच करने में ये ध्वनि जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि मर मर की जो ध्वनि है वो एबनॉर्मल ध्वनि मानी जाती है जो किसी हृदय रोग या विकार से संबंधित होती है। इसके बाद देखिए कि हृदय जो है वो अपना सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए जो है एक शब्द काम में लिया जाता है, आपने कई बार सुना भी होगा। इसको अपन कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये ECG जो आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार से एक जो है ग्राफ आता है जिसके द्वारा शरीर के हृदय के अंदर जो है विद्युत आवेगों में जो परिवर्तन है, ये इस प्रकार से जो एक ध्वनि, ये जो एक ग्राफ प्राप्त होता है, इसको अपन ECG के नाम से जानते हैं। ECG से
आपको ध्यान में रखना है, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रो, सी का मतलब हुआ कार्डियो और जी का मतलब हो गया ग्राम। तो इसमें पी क्यू आर एस टी जो है वो चिन्ह होते हैं और उसके द्वारा जो है हृदय के कार्यों और जो है हृदय धड़कन, इन सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो हृदय रोगों का पता लगाने के लिए ईसीजी जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा देखिए कि ये जो हमारा हृदय है वो हमेशा 1 मिनट में 72 बार लगभग नॉर्मल अवस्था में धड़कता है, लेकिन हम तेजी से दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, साइकिल चलाते हैं या खेलते कूदते हैं तो उस दौरान हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। या जब भी हमें कोई भय होता है, डर होता है, तो स्वतः ही हम जहां बैठे हैं उस दौरान भी हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब हम विश्राम कर रहे होते हैं तो हृदय की जो दर है वो कम होती है। तो इस दर को मेंटेन करने का, नियंत्रित करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। जो मेड्यूला ओब्लागेटा होता है, जो मेड्यूला ओब्लागेटा, ये जो संरचना है वो हमारे हृदय के कार्यों का नियमन करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन देखें तो कुछ बातें रक्त से संबंधित जो है यहाँ पर हम यहाँ करेंगे। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें और भी ध्यान में रखिए। जैसे हम देखें कि हमारा जो हृदय है इसको भी कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है। तो आखिरकार हृदय को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है, इसे जो है रक्त की सप्लाई कौन सा सिस्टम करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे हृदय के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। तो ध्यान में रखिए, कोरोनरी सिस्टम जो है ये हृदय को रक्त की आपूर्ति करने में सहायता करता है। तो ये बात एक विशेष रूप से आप ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो शिराएं हैं, धमनियां हैं, ये जो है रक्त का प्रवाह करती है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इनको भी अगर रक्त की आवश्यकता है तो इनको रक्त की जो है आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वासा जो वेसोरम है उनके द्वारा इन्हें, वासा वेसोरम नाम ध्यान में रखिए, वासा वेसोरम इनके द्वारा जो है इन्हें रक्त की आपूर्ति की जाती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बिंदु और आप ध्यान में रखिए जो हृदय से संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए एक खास बात और यहां पर आप समझिए कि जब हम हमारी बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए कि WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, जिसे अपन रक्त कैंसर भी कहते हैं। तो याद रखिए ल्यूकेमिया का मतलब क्या हुआ, ल्यूकेमिया का मतलब हुआ शरीर के अंदर WBC की संख्या का बढ़ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 घन ml रक्त के अंदर 1 mm जो रक्त है उसके 1 बूंद रक्त है उसके अंदर अगर हम WBC की संख्या को देखें नॉर्मल, तो वो लगभग 6 से 8,000 तक आती है। ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन अगर इससे इसकी संख्या जो है वो काफी बढ़ जाए तो उस स्थिति को हम रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक रोग आपने सुना होगा कि जब आरबीसी की कमी हो जाए या रक्त की कमी हो जाए तो रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया। हिंदी में इसको बोलेंगे रक्ताल्पता। तो ये एनीमिया है। एनीमिया का मतलब हो गया आरबीसी की संख्या का घटना। तो आरबीसी अगर घट जाए या रक्त की अगर कमी हो जाए तो इस रोग को हम कहेंगे एनीमिया। इसके अलावा देखिए रक्त के आधार पर हम प्राणियों को 2 समूह में बांटते हैं। एक को अपन कहते हैं शीत रक्तधारी। शीत रक्तधारी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता हो। जैसे अगर मान लीजिए अभी वातावरण का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है तो उनके शरीर का तापमान भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो ऐसे प्राणियों को अपन बोलेंगे शीत रक्तधारी। शीत रक्तधारी जैसे इसके अंदर आपको 3 उदाहरण ध्यान में रखना है। एक तो आती है हमारी मछलियां, मछली वर्ग इसमें पूरा आता है। दूसरा आता है इसमें सरीसृप,
सरीसृप यानी जो रेंगने वाले प्राणी हैं वो सारे इसमें आएंगे, और एक जो है इसमें आते हैं हमारे पास उभयचर। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, इन प्राणियों को अपन कहेंगे उभयचर। तो ये 3 प्राणी के उदाहरण जो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, शीत रक्तधारी हैं। और दूसरे जो प्राणी आते हैं उनको अपन कहते हैं गर्म रक्त वाले प्राणी। गर्म रक्त वाले प्राणी यानी कि इन प्राणियों के शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि नियत रहता है। तो इन्हें हम कहते हैं नियत तापी भी कह सकते हैं। इसको अपन कह सकते हैं नियत तापी, क्योंकि इनके शरीर का तापमान हमेशा निश्चित रहता है। जैसे अगर अपन बात करें, इसमें उदाहरण अगर अपन देखें तो मानव आता है, और मानव के अलावा जो है वो आते हैं पक्षी। जैसे अगर अपन मानव के शरीर का तापमान देखें तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये निश्चित है, चाहे वातावरण का तापमान कितना ही अधिक या कम क्यों न हो जाए, हम अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री बनाए रखते हैं। तो रक्त के आधार पर ये 2 तरह के जो है वो प्राणी आपको ध्यान में रखना है। तो ये लगभग जो है आज यहां तक अपन ने रक्त के बारे में, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में, हृदय के कार्यों और इनकी संरचनाओं के बारे में कुल 6 जो है पार्ट अपन ने बनाए हैं। लगभग इनमें हमने कोशिश की है कि सभी बिंदुओं को लगभग हम टच कर पाए। अब इससे संबंधित जो एग्जाम के अंदर जो पिछले 10 सालों के दौरान एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू।